वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम अपनी जो कक्षा 12 की एग्रीकल्चर बायोलॉजी है इसका तीसरा चैप्टर जो है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, इसको पढ़ने वाले हैं। और आज की जो क्लास है इसमें हम एक तरीके से वन शॉट क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी जो एक ही क्लास है अपनी उसी के अंदर अपना जो भी चैप्टर है उसको पूरा देख लेंगे। इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको ही देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कीट विज्ञान की। तो कीट विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम कीट विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं कीटों के वर्गीकरण की। तो जो कीटों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है कि जो भी कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और जो भी कीट हैं वो इंसेक्टा वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कीटों के शरीर की संरचना की बात करें। कीटों का शरीर किस प्रकार से बना होता है, कितने खंडों का बना होता है? तो जो कीटों का शरीर है वो कुल 20 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें सिर के अंदर 6 खंड होते हैं और वक्ष के अंदर 3 खंड होते हैं और जो उदर वाला भाग है उसमें 11 खंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी सिर है उसके अंदर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही मुखांग भी पाए जाते हैं। इसके बाद वक्ष वाला भाग है उसके ऊपर 3 जोड़ी संधि युक्त टांगे पाई जाती हैं, यानी 6 टांगे होती हैं। इसके बाद 2 जोड़ी पंख भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस कीट के ऊपर जो बाहरी आवरण होता है इसके शरीर के ऊपर वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है कायांतरण। तो कायांतरण क्या होता है कि जब भी अपना जो कीट है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, जैसे अंडे से अर्भक और अर्भक से वयस्क, तो इस प्रकार से जो कीट का रूप परिवर्तन है इसी क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। ठीक है, कायांतरण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है अपूर्ण कायांतरण और दूसरा होता है पूर्ण कायांतरण। ठीक है, अपूर्ण कायांतरण के अंदर क्या होता है कि केवल 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले तो अंडा बनता है, अंडे से अर्भक बनता है और फिर सीधा वयस्क बन जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण यहाँ पर टिड्डा या जो फड़का है, इसके बाद मोयला है, इसके बाद दीमक है। तो ये जो अपूर्ण कायांतरण है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूर्ण कायांतरण की बात करें तो पूर्ण कायांतरण के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले तो अंडा होता है, इसके बाद लट या फिर सुंडी होती है, इसके बाद कोष या फिर प्यूपा होता है और इसके बाद वयस्क बनता है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तितली है, कातरा है, सफेद लट है, ये जितने भी हैं इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक एक करके सभी कीटों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास है कातरा कीट। तो कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम है एम्सेक्टा मूरी और ये लेपिडोप्टेरा गण में आता है। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रकृति की बात की जाए तो ये सर्वभक्षी कीट है और ये हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इसकी हानिकारक अवस्था की बात करें तो जो कातरा है उसकी हानिकारक अवस्था सुंडी या फिर घिडार होती है। इसके जीवन चक्र की बात करें तो जो कातरा है वो 26 से 41 दिन में अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा कर लेता है और 1 वर्ष के अंदर केवल उनकी एक ही पीढ़ी पाई जाती है। ठीक है, अब इसके नियंत्रण की बात की जाए तो यहाँ पर प्रकाश पास के द्वारा आकर्षित करके इसको नष्ट किया जा सकता है या फिर अपने खेत के चारों ओर 30 इंटू 30 सेंटीमीटर की नालियां खोदकर इसको खेत में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। या फिर हम रासायनिक नियंत्रण की बात की जाए तो मेलाथियान 5% या फिर क्यूनालफोस 1.5% चूर्ण का भुरकाव करके इसका नियंत्रण जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले कीट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला कीट है सफेद लट। तो सफेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुंजिया और ये किस गण के अंतर्गत आता है? तो ये कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद सफेद लट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो सफेद लट के अन्य नाम हैं
कोकचैम्बर भ्रंग, मई भ्रंग या फिर जून भ्रंग। ठीक है। इसके लक्षण की बात की जाए तो जो सफेद लट है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद ये क्षति की बात की जाए तो कौन कौन सी फसलों में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। तो जो भी मूसला जड़ वाली फसलें होती हैं जैसे मूंगफली या फिर मिर्च हैं, इनको ये सफेद लट जो है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। और अगस्त में ये पूर्ण विकसित हो जाता है और अगस्त के माह में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद इसके मुख्य नियंत्रण की बात की जाए तो मानसून की पहली बरसात के समय अपने जो खेत है उसकी जुताई करते हैं तो जो ऊपर आ जाते हैं सफेद लट उनको एकत्र करके फिर नष्ट किया जा सकता है, या फिर अपनी जो बुआई करने से पहले बीजोपचार करके भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम टिड्डी की। तो यहाँ पर टिड्डी या जो फड़का है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। ठीक है। और यहाँ पर अपनी बुक में तीन प्रकार होते हैं वो दिए गए हैं। एक तो रेगिस्तानी टिड्डी, एक मुंबईया टिड्डी और एक प्रवासिनी टिड्डी। ठीक है। तो तीनों को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो है टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, जो रेगिस्तानी टिड्डी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद ये आर्थोप्टेरा गण के अंतर्गत आती है। ये किस प्रकार की हैं? तो ये सर्वभक्षी कीट है। ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय शत्रु भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर प्रावस्था सिद्धांत दिया गया है जो कि खास इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर लेकिन इसकी जो प्रावस्थाएं हैं वो ध्यान रखना। तो इसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं? तो एकल प्रावस्था, युति प्रावस्था और ट्रांसिएंट प्रावस्था। ठीक है। इसके बाद इसके नियंत्रण की बात की जाए तो टिड्डी का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो जो भी अपना खेत है उसके अंदर गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो भी टिड्डी के अंडे दिए हुए हैं खेत में वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम टिड्डी के जो ग्रुप है उसके ऊपर जो भी टिड्डी का ग्रुप होता है इधर उधर हमको देखने को मिलता है, तो उसके अंदर हम आग की लपटें फेंकने वाला यंत्र जिसको हम फ्लेम थ्रोअर कहते हैं उसके उपयोग से भी इसको नष्ट कर सकते हैं। या फिर जैविक नियंत्रण की बात की जाए तो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस यानी बीटी जीवाणु का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है चने का फलीछेदक। तो चने का जो फलीछेदक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। ये किस गण के अंतर्गत आता है? तो ये लेपिडोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। इसकी क्षति की बात की जाए तो ये नुकसान किस प्रकार से पहुंचाता है? तो इसकी जो सुंडियां होती हैं ये फलियों और फलों के अंदर अपना सिर धसाकर इसके अंदर जो है वो खा जाती हैं और फल को नष्ट कर देती हैं। ठीक है। इसका मुख्य नियंत्रण की बात की जाए तो गर्मियों के अंदर मई जून में खेतों की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद अपने फसल के चारों ओर गेंदे की फसल को एक पास फसल के रूप में उगाना चाहिए, या फिर क्यूनाल फोस 25 इसी का हम छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला है गेहूं का तनाछेदक। गेहूं का तनाछेदक इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिसेमिया इन्फ्यूरेंस, और ये लेपिडोप्टेरा खंड के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है गुलाबी सुंडी। ठीक है। ये क्षति किस प्रकार पहुंचाता है? तो ये तने में घुसकर मुख्य कलिका को सुखा देता है, जिससे क्या होता है कि अपनी जो बालियां हैं वो सूख कर खोखली रह जाती है। ठीक है। तो ये इसका नुकसान है। इसके बाद बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? तो फसल चक्र अपनाकर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है। या फिर अपने परजीवी कीटों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अपने पढ़ा था लेडी बर्ड बीटल है, इस प्रकार से। इसके बाद हम रासायनिक नियंत्रण की बात की जाए तो क्लोरपायरिफॉस 20 ईसी का उपयोग कर सकते हैं इसके छिड़काव के अंदर, जिससे तनाछेदक है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं अगले कीट को। तो अगला कीट है हमारे पास सरसों एवं मेथी का मोयला। तो सरसों एवं मेथी का जो मोयला है इसका वैज्ञानिक नाम है लाइपेफिस एरिसाइमी। ठीक है। और ये किस गण का है? तो ये है हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद इसके लक्षण की बात की जाए तो ये छोटा सा कोमल या फिर हरे हल्के स्लेटी रंग का कीट होता है जो बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये अनिषेक जनन इसमें पाया जाता है, यानी ये बिना संभोग के भी जनन कर सकता है। और ये अंड जरायुजता वाला होता है, यानी इसमें अंडे देने की बजाय ये सीधे शिशुओं को जन्म देता है। ठीक है। ये क्षति किस प्रकार पहुंचाता है, नुकसान किस प्रकार पहुंचाता है? तो जो भी अपने पौधे होते हैं उसके रस को ये चूसता है और मधु स्राव निकलता है, जिससे काली कवक का जो है आक्रमण हो जाता है
तो इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण की बात की जाए तो इसका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अगेती बुआई कर सकते हैं, यानी समय से पहले पकने वाली फसलों का उपयोग हम बीजों का उपयोग कर सकते हैं, इनकी बुआई कर सकते हैं। या फिर अपने जो भी मित्र कीट हैं इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे अपना जो मोयला है उसके लिए लेडी बर्ड बीटल का प्रयोग किया जा सकता है, जो इसको नष्ट कर देता है या फिर इसको खा जाता है। ठीक है, यहाँ फिर हम रासायनिक नियंत्रण की बात की जाए तो डाइमिथोएट 30 सीसी का छिड़काव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पर। तो यहाँ पर हमारे पास अगला कीट है दीमक। दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस और ये किस गण के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसका अन्य नाम है श्वेत चींटी या फिर सफेद चींटी, कोई भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद इसके अंदर जो है सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, यानी श्रम विभाजन पाया जाता है और इसमें 3 सदस्य पाए जाते हैं। पहला होता है श्रमिक होता है, तो श्रमिक जो है वो कुल आबादी का 80 से 90% होता है, जो केवल यही जो होता है वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद इसके अंदर सैनिक होते हैं, तो सैनिक क्या करते हैं कि जो भी सुरक्षा का कार्य है वो सैनिक करते हैं और ये कुल आबादी का 3 से 5% होते हैं। ठीक है, इसके बाद रानी जो है वो केवल अंडे देने का काम करती है और इसको अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 सेकेंड में 1 अंडा देती है, यानी प्रति सेकेंड 1 अंडा देने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए इसको अंडे देने की मशीन भी कहते हैं। इसके बाद इसके नियंत्रण की बात करें तो खेत में जो है कच्ची गोबर को नहीं डालना चाहिए और बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए, जैसे क्लोरपायरिफॉस 20 सीसी से, या फिर सिंचाई के पानी के साथ में कीटनाशी देना चाहिए। ठीक है, तो इसका नियंत्रण इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला है खपरा व्रंग और ये एक तरह से भंडारण कीट है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है और ये किस गण में आता है, तो ये कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये जो है एक प्रकार से भंडारण का कीट है। इसकी हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, तो इसकी जो हानिकारक अवस्था है वो भ्रंगक होती है, यानी जो वयस्क होती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर क्षति की बात करें, ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो जो भी अपने दाने हैं, जो भी अपना अनाज है, उसका जो भ्रूण है उसको खाकर अंकुरण होने की जो क्षमता है उसको घटा देता है। तो इस प्रकार से ये जो खपरा है वो अपने अनाज को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद इसके नियंत्रण की बात की जाए तो अपने जो अनाज का भंडारण है वो करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अनाज में नमी की मात्रा है वो 8 से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए और भंडारण के समय अपने अनाज में नीम की निम्बोली के चूर्ण का छिड़काव कर देना चाहिए या फिर धूमक रसायनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पे। तो यहाँ पर अगला कीट है बेर की फल मक्खी और बेर की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है कार्पोमिया वेसुवियना। तो ये डिप्टेरा गण के अंतर्गत आती है, यहाँ पर डी है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रकृति की बात की जाए तो ये एकल पक्षी कीट है, यानी ये केवल बेर को ही नुकसान पहुंचाती है, इसके अलावा दूसरी फसलों को ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके बाद इसकी हानिकारक अवस्था की बात की जाए तो इसकी हानिकारक अवस्था होती है मैगट। ठीक है, इसके बाद इसकी क्षति की बात की जाए तो ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, तो ये फल हैं उसके अंदर घुस जाती है और फल को काणे कर देती है और गुठली के पास से फल जो है वो सड़ने लगते हैं और फिर गिर जाते हैं। इस प्रकार से ये फल को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद नियंत्रण की बात करें तो गर्मी व सर्दियों में पेड़ों के आसपास जो है वो गहरी गुड़ाई करनी चाहिए और जिससे भी ये क्षतिग्रस्त फल हैं, जो भी क्षतिग्रस्त फल पेड़ से गिरे हुए हैं उनको वहां से हटा के दूर फेंक देना चाहिए या फिर जमीन में गाड़ देना चाहिए या फिर मिथाइल डेमिटोन या डाइमिथोएट का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर है अनार की तितली और अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम है ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस या फिर विराकोला आइसोक्रेटस। ठीक है, इसका गण कौन सा है, तो इसका गण है लेपिडोप्टेरा। इसके बाद इसकी क्षति की बात की जाए या फिर इसकी नुकसान की बात की जाए, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, तो जो भी इसकी लटें होती हैं वो फलों के अंदर घुसकर और इसके जो गुदा है उसको खा जाती हैं, इसके बीज को खा जाती हैं और फल को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं और फल सड़ जाते हैं जिससे फलों के अंदर से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, इसके बाद इसका मुख्य नियंत्रण क्या है, इसका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो फलों को परिपक्व होने से पहले ही हमें
थैली या फिर कागज से उनको ढक देना चाहिए, या फिर कीट से जो ग्रसित फल हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए या फिर वहां से हटा देना चाहिए। अब रासायनिक नियंत्रण की बात की जाए तो डाइमिथोएट 30 ईसी या फिर क्विनालफॉस 25 ईसी का छिड़काव जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने जो भी अपना तीसरा चैप्टर था फसलों एवं उनके भंडारण के प्रमुख कीट, इनको एक वन शॉट तरीके से पूरा देख लिया है। इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट था हमने एक नज़र में देख लिया है। होप आप लोगों को जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलते हैं किसी और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।